हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक इसी वक्त उसकी एक स्त्री सिपाही आकर उससे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। उसके आने की आहट पाकर दमयंती अपने हाथों की उंगलियां हिलाकर उसे बोलने का इशारा करती है। दमयंती देवी की उंगलियों के अतिरिक्त शरीर में कहीं भी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। घूंघटपोश स्त्री अपना सिर झुकाती है और फिर कहना शुरू करती है, माँ साहिब, यह पता चल गया है कि रोहित के बच्चे आज कहाँ गए हैं और किस रास्ते से गए हैं। इसके बाद इस बारे में पूरी सूचना विस्तार से कह सुनाती है। बदले में दमयंती देवी सिर्फ हूँ कह देती है, लेकिन वह स्त्री अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। तब दमयंती कहती है, क्या कोई शोक संदेश भी लाई हो जो इस तरह जमी खड़ी हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? वह स्त्री कहती है, माँ साहिब, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। आपकी अप्सरा की जानकारी शायद उन लोगों को पहले से ही हो गई थी। अप्सरा का भी कहीं कोई पता नहीं है। न जाने वह कौन सा राज था जो अप्सरा और दमयंती देवी के मध्य गुप्त था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि वह दमयंती देवी की खास मोहरा थी। दमयंती देवी को उस पर विशेष प्रकार का गर्व था और इसलिए वह बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई थी। अब यह सूचना देने के बाद उस स्त्री को विश्वास था कि अब दमयंती देवी का प्रकोप उसी के ऊपर निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत दमयंती देवी अपनी जगह पर शांति से बैठी रहती है और कहती है, वह हमारा जितना नुकसान कर सकते हैं कर लेने दो, क्योंकि इसके बाद उन्हें बदला लेने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी हमें सिर्फ रिया चाहिए। बस एक बार हमें वह मिल जाए तो हमारे बाकी सारे प्यादे हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब तुम जा सकती हो। उस स्त्री के अचानक से बीच में आ जाने की वजह से दमयंती देवी अपने गहरे विचार मंथन से बाहर आ जाती है। अब उसका चेहरा एकदम सामान्य हो जाता है। दमयंती देवी को पूर्ण विश्वास था कि रिया उसे मिलकर रहेगी, क्योंकि इस बार मिशन की बागडोर रुद्रमा देवी के हाथ में थी। दमयंती देवी अच्छी तरह से जानती थी कि छल के मामले में रुद्रमा देवी का कोई तोड़ नहीं। मल्होत्रा हाउस। अब तक कल रात की दुर्घटना की खबर मल्होत्रा हाउस तक भी पहुंच चुकी थी। मल्होत्रा हाउस के डाइनिंग हॉल में लगी हुई टीवी स्क्रीन ऑन थी। किशन मल्होत्रा सोफे पर बैठा हुआ था और उसके ठीक पीछे की तरफ अंजलि मल्होत्रा खड़ी थी। दोनों ही टकटकी लगाए स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था, पार्टी हाउस में प्रवेश करना अभी भी संभव नहीं है। हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद उस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन उसके अंदर जलती हुई आग अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी हाउस के अंदर मौजूद कोई भी शख्स जीवित नहीं रहा है। खबर मिली है कि देर रात को आनंद सान्याल किसी जरूरी मीटिंग के बाद पार्टी हाउस लौट आए थे। इसलिए प्रबल संभावना जताई जा रही है कि देश के एक बड़े युवा नेता आनंद सान्याल हम सभी के बीच नहीं रहे हैं। हमने उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश के एक दिग्गज युवा नेता को खो दिया है। जब एंकर की यह आवाज़ पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी, ठीक उसी वक्त श्वेता सीढ़ियों से उतरकर आती हुई नजर आती है। लेकिन घर में जिस तरह की शांति मौजूद थी, वह मीडिया में बताया जा रहा हर शब्द साफ साफ सुन पा रही थी। दरअसल कल रात देर से घर लौटने के साथ साथ वह मानसिक रूप से भी काफ़ी विचलित थी, जिसकी वजह से वह पूरी रात सो नहीं सकी थी। यही कारण था कि सुबह के वक्त जब उसकी आंख लगी तो अब उसे उठने में काफ़ी देर हो गई थी। अब यह दोपहर का वक्त था जब वह तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंच रही थी। यह खबर सुनते ही वह सकते में आ जाती है और अपने कानों से सुनी हुई बात की पुष्टि करने के लिए अंजलि मल्होत्रा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब उसकी निगाहें भी टीवी की स्क्रीन पर ही थी। उसके मुंह से स्वतः ही निकल जाता है, यह सब कैसे हुआ? श्वेता की आवाज़ सुनकर अंजलि और किशन दोनों ही उसकी ओर देखने लगते हैं। वह दोनों इस खबर में इतने खोए हुए थे कि अब तक श्वेता के आने का एहसास उन दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ था। श्वेता का सवाल सुनकर अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके बाद कहती है, बेटा, न्यूज में दिखाया जा रहा है। इतना कहने के बाद वह अब तक की न्यूज चैनल की बाइट्स के द्वारा जो कुछ भी जान पाई थी, वह सब कुछ उसे विस्तार से कह सुनाती है। यह सब जानकर श्वेता के चेहरे पर भी मायूसी छा जाती है और अब उसे लक्ष्य के लिए काफ़ी बुरा लगता है। वह अपने रिक्त चेहरे के साथ अंजलि की ओर देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। दरअसल वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना या कहना चाहिए।
उसे रह रह कर एक बार फिर से रात की घटना याद आ रही थी और उसे फार्मेसी के दरवाजे पर मौजूद लक्ष्य का चेहरा याद आ रहा था। अब श्वेता किचन के पास जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अभी भी वह एकदम शांत थी। अब अंजलि भी श्वेता के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? श्वेता कहती है, आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या इस माहौल में हमारा लक्ष्य से मिलना संभव हो पाएगा? अंजलि जवाब देती है, शोक की स्थिति में दो ही शब्द पर्याप्त होते हैं कि हम दुख से जूझ रहे व्यक्ति के साथ खड़े हैं। इतना कहने के लिए हमें सिर्फ 1 ही मिनट की ज़रूरत पड़ती है। तुम चिंता मत करो, अगर आज नहीं तो कल हम वहाँ ज़रूर जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी सभी बातों को एक तरफ रखकर हमारे साथ चलो। श्वेता को अंजलि की बात सही लगती है और वह बिना उसकी तरफ देखे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब श्वेता की स्थिति का ध्यान में रखते हुए किशन टीवी की स्क्रीन को बंद कर देता है। अब श्वेता फैक्ट्री जाने का ख्याल छोड़कर वापस अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर तक इधर उधर टहलने के बाद वह अपना फ़ोन निकालकर लक्ष्य को कॉल करने की कोशिश करती है कि तभी उसे महसूस होता है कि लक्ष्य को कॉल करना उसके लिए एक बड़ा ही मुश्किल काम है। वह फ़ोन को वापस नीचे कर लेती है और एक बार फिर टहलने लगती है। अंत में खुद को समझा बुझाकर वह अपने आप को हिम्मत देती है और फिर लक्ष्य को फ़ोन करती है। फ़ोन पर रिंग को जाते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्य फ़ोन नहीं उठाता। जैसे ही श्वेता फ़ोन रखने लगती है तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, हेलो। यह लक्ष्य की आवाज़ थी, जिसे पहचानने में श्वेता को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अब श्वेता कहती है, हेलो लक्ष्य। इतना कहने के बाद वह एक पल के लिए खामोश रह जाती है। लक्ष्य बिना कुछ कहे फ़ोन को अपने कान पर लगाकर रखता है। अब श्वेता साहस बटोरकर आगे कहती है, मैंने टीवी में खबर सुनी। आई एम सो सॉरी। इस वक्त मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें किन शब्दों में सांत्वना दूँ, जबकि मैं खुद इस वक्त तुम्हारे लिए सिर दर्द का कारण बनी हुई हूँ। यह पूछने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैं वहाँ आकर तुम्हें मिल सकती हूँ? इससे पहले कि श्वेता आगे कुछ कह पाती, लक्ष्य कहता है, भैया चाहते थे कि मैं तुम्हें अपना पूरा सच बता दूँ। अब वह नहीं रहे, लेकिन उनके शब्द और उनकी इच्छा दोनों ही अभी भी बाकी है। हम जल्द मिलेंगे और इस बार मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद एक पल के लिए फ़ोन के दोनों तरफ खामोशी रहती है। फिर बड़े ही शांत स्वर में लक्ष्य आगे कहता है, और तुमने एकदम गलत कहा कि तुम मेरी परेशानी की वजह बनी हुई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं रहूँगा। तुम हमारी ज़िंदगी के लिए आसानी से कोई एक फ़ैसला ले पाओगी और तुम्हारे फैसले के हिसाब से मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा। चाहे तुम्हारा फैसला मेरे लिए सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लक्ष्य से बात होने के बाद श्वेता गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है जो लक्ष्य के बारे में मुझे पता होना चाहिए था और मैं अब तक भी नहीं जानती। उसे अंदर ही अंदर डर भी लगने लगता है कि न जाने वह सच अच्छाई की ओर झुकेगा अथवा बुराई का पहलू साबित होगा। वह मन ही मन चाहती थी कि जो कुछ भी हो वह ऐसा हो जिससे कि उसके लिए लक्ष्य को अपनाना सहज हो जाए। आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया दिल्ली में। दोपहर ढल चुकी थी। बच्चों के घर वापस आने का समय हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से आज तीनों बच्चे अलग अलग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ जाते हैं। उनकी गाड़ियों के पीछे 5 और आगे भी 5 सिक्योरिटी टीम की गाड़ियां थी। फुल प्रूफ हाई सिक्योरिटी में उनकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। अभी वह ठीक तरह से आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए थे कि रोड डाइवर्सन की वजह से उन्हें हाईवे को छोड़कर शहर के बीच में बनी हुई सड़कों से गुजरना पड़ता है। इससे पहले कि यह रास्ता पूरा हो पाता, उनकी गाड़ियों को बीच में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि हमेशा के विपरीत आज इस स्थानीय सड़क पर काफ़ी जाम दिखाई दे रहा था। जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक पल के लिए भी गाड़ियों का कहीं पर रुकना सुरक्षित नहीं था। इसलिए आगे वाली गाड़ी से कुछ सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद एक व्यक्ति से पूछता है, यह भीड़ किस लिए जमा है? तब वह व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े ही भक्तिभाव से बताता है,
यहाँ पर एक पहुंची हुई साध्वी का डेरा जमा है। वह किसी भी इंसान के मन की बात को पढ़ सकती है। इसके अलावा किसी की भी समस्या का समाधान देने में भी समर्थ है। किसी को संतान की समस्या हो अथवा धन की, किसी का सामान चोरी हो गया हो अथवा कोई अपना घर छोड़कर चला गया हो, कोई पुराने कोर्ट केस में फंसा हो अथवा पुलिस केस में, यह सभी समस्याएं उनके लिए चुटकी बजाकर ख़त्म करने जैसी है। कुछ चमत्कार तो हमने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखे हैं। उनके भक्तों का कहना है कि उनके दिए गए उपाय कभी भी असफल नहीं होते हैं, इसलिए लोग चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठे हैं। इसके बाद वह आदमी सलाह देते हुए कहता है, भाई आज की ज़िंदगी में समस्याएं किसके पास नहीं है? उन समस्याओं के समाधान सबको चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप भी जाकर आशीर्वाद तो ले ही लीजिए। इस तरह कुछ ही देर में वह गार्ड यह पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि किस वजह से रास्ता जाम हो गया था। इसके बाद वह तुरंत ही अपने इंचार्ज को वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म करते हैं, चीफ, इस जाम का ख़त्म होना किसी भी तरह से संभव नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलना भी पॉसिबल नहीं है। इतना कहने के बाद वह सारी बात विस्तार से बता देता है। जैसे ही मौजूद इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड को यह पता चलता है कि यहाँ की स्थिति क्या है, वह तुरंत वापसी करने का फैसला लेता है। वह अपने वॉकी टॉकी से सभी सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है, सभी गाड़ियाँ वापस लो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। इससे पहले कि गाड़ियों को वापस लिया जाता, अचानक से ही उनके पीछे से और भी काफ़ी ट्रैफिक आकर रुक जाता है। यहाँ से वापसी भी अब एक मुश्किल काम था।